हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे आसिम मुनीर ने चल दी बहुत बड़ी नई चाल। 1971 की जंग के बाद पहली बार बांग्लादेश पहुंचा पाकिस्तानी युद्धपोत। आखिर होने क्या वाला है दोस्तों? क्यों बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर नई साजिश रच रहे हैं? युद्धपोत लेकर पहुंची मुनीर की सेना भारत के आगे कितनी है उसकी औकात बताएंगे। साथ ही साथ क्या बांग्लादेश बन रहा है भारत के खिलाफ नया आतंकी अड्डा? दोस्तों, हाफिज सईद के राइट हैंड का बहुत बड़ा दावा, खुले मंच से जिहाद का उकसावा। क्या है बांग्लादेश से कनेक्शन? दोस्तों लगे हाथ तो आपको बताएंगे। G20 से भी भव्य होगा ब्रिक्स का सम्मेलन। दोस्तों मोदी सरकार ने बनाया पूरा प्लान, 60 शहरों में होंगे प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर क्या है तैयारी। साथ ही साथ चौंकाने वाली खबर आपको बताएंगे। तालिबान से तनाव के बीच अफगानों को जेल में ठूस रही पाकिस्तान की सेना। संयुक्त राष्ट्र ने जारी की रिपोर्ट दोस्तों। तो वहीं आपको बताएंगे शांति वार्ता के विफल होने के बाद तालिबान ने पाकिस्तान को दे दी खुली चेतावनी। कह दिया अगर युद्ध हुआ तो तालिबानी लड़ा के छोड़िए, ये तक पाकिस्तान की हालत खराब कर देंगे। बताएंगे दोस्तों किसकी बात कर रहे हैं तालिबानी। तो वहीं बिहार चुनाव को लेकर भी एक से एक बेहतरीन खबर है दोस्तों। तेज प्रताप यादव की वाई कैटेगरी सुरक्षा से लेकर समस्तीपुर में सड़क पर वीवीपैट की पर्चियां बिखेरने तक एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि इस नए भारत को दबाना और झुकाना अब किसी के बस की बात नहीं, और ये नया भारत अच्छे से जवाब देना जानता है, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां बांग्लादेश जब से मोहम्मद यूनुस के हाथों में पहुंचा है तब से बांग्लादेश की बर्बादी बढ़ती जा रही है। बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है पाकिस्तान के साथ इस देश की नजदीकियां इसी बर्बादी का सबूत है। मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के साथ भारत के खिलाफ अब प्लानिंग प्लॉटिंग करनी शुरू कर दी है। दोस्तों आपको बता दें, बीते दिनों मुनीर के डिप्टी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा 8 लोगों की टीम लेकर बांग्लादेश पहुंचे थे। वहीं आज पाकिस्तान की नेवी भी बांग्लादेश आ धमकी है और अपने साथ पूरा युद्धपोत भी लाद कर लाई है। दोस्तों अब आखिर क्या है आगे की रणनीति आपको बता दें। दरअसल पाकिस्तानी कैप्टन सुजात अब्बास राजा बांग्लादेश लैंड हुए हैं। वो अपने साथ नौसेना का जहाज PNS सैफ साथ लेकर पहुंचे हैं। पाकिस्तान की ये नौटंकी चटगांव बंदरगाह पर देखने को मिली है, जहां पर नौसेना क्षेत्र के कमांडर जहाज के स्वागत में वारे वारे जा रहे थे। दोनों देशों की नौटंकी का नाम है सद्भावना यात्रा, जो बांग्लादेश में 4 दिनों तक चलने वाली है। इस दौरान हलाल फूड चटकाते और गोल्फ खेलते हुए दोनों देशों के नेवी चीफ एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण और सहयोगात्मक संबंधों को मजबूत करेंगे। बता दें कि बांग्लादेश की नौसेना वहां की सबसे कमजोर आर्मी मानी जाती है। उसके पास युद्धपोत या जहाज, एयरक्राफ्ट कैरियर, हेलीकॉप्टर कैरियर, डेस्ट्रॉयड नहीं है। यूनुस के पास सिर्फ 5 वॉरफेयर माइन है, कार्वेट और 2 पनडुब्बियों के अलावा 55 पेट्रोल वेजल्स हैं। यही हाल पाकिस्तान का भी है। भारत के खिलाफ जंग के दौरान पाकिस्तान की सबसे कमजोर सेना नेवी ही होती है, क्योंकि इस देश का भौगोलिक दुर्भाग्य ऐसा है कि नेवी के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बच पाता। यानी कि दोस्तों बांग्लादेश की नेवी हो चाहे पाकिस्तान की नेवी, इनकी औकात भारतीय नेवी के आगे कुछ भी नहीं है दोस्तों। यानी कि अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों की नेवी को भी मिला दिया जाए तो भी अकेला भारत इनके जैसे 10 और देशों को संभाल सकता है। इंडियन नेवी से काफी खौफ खाता है पाकिस्तान। सैन्य स्ट्रेंथ रैंकिंग में भारत और पाकिस्तान के बीच 8 पायदान का फासला है दोस्तों। भारत के पास 4थी सबसे पावरफुल सेना है और पाकिस्तान 12वें नंबर पर आता है। पाकिस्तानी नेवी के पास कुल 121 युद्धपोत है, 9 फ्रिगेट्स, 8 सबमरीन और 9 कार्वेट्स और वह 69 पेट्रोल वेजल्स है। पाकिस्तान के पास 3 बंदरगाह हैं। अगर भारतीय नौसेना की बात करें तो कुल सैनिक करीब 1,42,000 हैं। कुल पोत की बात करें तो 293 पोत है, जिनमें 2 विमान वाहक पोत हैं, डिस्ट्रॉयर 13 हैं, 14 फ्रिगेट्स हैं, सबमरीन 18 हैं और 18 कार्वेट्स हैं। दोस्तों भारत के पास करीब 56 बंदरगाह हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोचिए कहां पाकिस्तान के पास 3 बंदरगाह, कहां भारत के पास 56 बंदरगाह हैं। यानी कि अगर भारत चाहे तो पाकिस्तानी नौसेना को हर तरीके से घेर घेर कर मारेगी दोस्तों। लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी औकात दिखाने से बाज नहीं आता और नई की नई प्लानिंग रचता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, आपको बता दें ऐसा बताया जा
जा रहा है कि 1971 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब पाकिस्तान का किसी जंगी जहाज ने बांग्लादेश की यात्रा की हो। भारत के आगे जीरो होने के बावजूद भी पाकिस्तान अब बांग्लादेश के जरिए भारत की घेराबंदी करने की साजिश रच रहा है। दोस्तों, इस पर आपकी राय तो बनती है पाकिस्तान की औकात को लेकर, और जिस प्रकार से मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान का खुला समर्थन कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि साथ ही साथ बांग्लादेश की भी बर्बादी तय है तो अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, लेकिन वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अभी तक लाइक नहीं किया है तो साथ ही साथ आपको बता दे, इतना ही नहीं, ये तो थी युद्ध पोस्ट की बात। अब आतंकियों की बात कर लेते हैं बांग्लादेश को लेकर, जहां क्या बांग्लादेश बन रहा है भारत के खिलाफ नया आतंकी अड्डा। हाफिज सईद के राइट हैंड का दावा, खुले मंच से जिहाद का उकसावा। दोस्तों, आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के वरिष्ठ कमांडर सैफुल्लाह सैफ के नए बयान ने दक्षिण एशिया में सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। सैफुल्लाह ने दावा कर दिया है कि लश्कर के संस्थापक हाफिज सईद के शीर्ष सहयोगियों में से एक फिलहाल बांग्लादेश में सक्रिय है और भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। ये बयान पाकिस्तान के खैरपुर तमियावाली में आयोजित एक सभा में दिया गया, जहां सैफुल्लाह ने खुले मंच से भीड़ को जिहाद में शामिल होने के लिए उकसाया। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया है। इस उकसावे भरे भाषण में सैफुल्लाह भारत के खिलाफ हिंसा का खुला समर्थन करता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, वीडियो में सैफुल्लाह ये कहते हुए सुना जा रहा है कि हाफिज सईद के एक नजदीकी सहयोगी ने पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश बन चुका है, उसमें नया नेटवर्क तैयार किया है जो भारत के खिलाफ आतंक फैलाने की रणनीति बना रहा है। ये पहली बार है जब किसी लश्कर कमांडर ने पब्लिकली यानी सार्वजनिक तौर पर मंच से इस तरह का बयान दिया है। भारतीय खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों ने इस बयान को गंभीरता से लिया है। सूत्रों का कहना है कि ऐसी बयानबाजी इस बात की ओर इशारा करती है कि आतंकवादी संगठन सीमा पार से नए रास्तों और नेटवर्क के जरिए भारत में घुसपैठ की योजना बना सकते हैं। एजेंसियों ने अब बांग्लादेश सीमा और उससे सटे इलाकों में सर्विलांस और इंटेलिजेंस ऑपरेशन को बढ़ावा दिया है। यानी कि भारत का डिफेंस सिस्टम जितना मजबूत हो रहा है दोस्तों, आतंकवादी भी अपने जाले फैलाने में लगे हुए हैं। लेकिन वही एक और चौंका देने वाली सबसे बड़ी खबर आपको बता दे, आखिरकार बांग्लादेश जो है वो संयुक्त राष्ट्र में ऐसा क्या करने जा रहा है जिससे एशिया में भड़क सकता है जल युद्ध। दोस्तों, क्या मोहम्मद यूनुस के निशाने पर है भारत? बता दें बांग्लादेश की ये नई चाल क्या है। दरअसल बांग्लादेश इस साल की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बना था। उस वक्त इसे सकारात्मक कदम के रूप में देखा गया। संयुक्त राष्ट्र ने कहा था कि सम्मेलन में शामिल होने से बांग्लादेश को उन जल मार्गों की सुरक्षा और प्रबंधन में मदद मिलेगी जो समृद्धि की जीवन रेखा है। साथ ही यह आशा की गई कि ढाका के इसमें शामिल होने से क्षेत्र में बेहतर सीमा पार सहयोग को बढ़ावा मिलेगा, जहाँ साझा नदियों को लेकर तनाव देखा जाता है। हालांकि कुछ महीनों में यह खुशी वाली स्थिति बदलती दिख रही है। एक्सपर्ट्स बांग्लादेश के फैसले को दक्षिण एशिया में अशांति लाने वाले कदम की तरह देखा जा रहा है। बांग्लादेश के लिए जल सुरक्षा के जोखिम को बढ़ा दिया है। दोस्तों, इन राजनीतिक घटनाओं ने बांग्लादेश के इसमें शामिल होने से दक्षिण एशिया में खासकर भारत के साथ ढाका का तनाव बढ़ सकता है। दोस्तों, बांग्लादेश की जल विद्युत चुनौतियां जो है वो बहुआयामी है। आधे बांग्लादेशी ऐसे इलाकों में रहते हैं जो गंभीर सूखे से ग्रस्त हैं। 60% आबादी बाढ़ के जोखिम में है। वहीं 6.5 करोड़ निवासियों के पास उचित प्रबंधित स्वच्छता सुविधा नहीं है। ये सब दिखाता है कि बांग्लादेश में जल प्रबंधन, सुरक्षा, कूटनीति और विकास के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। बांग्लादेश उन नदियों पर निर्भर है जो भारत और चीन के साथ सीमा पार करती है। ये दुनिया की सबसे जटिल सीमा पार जल प्रणालियों में से एक गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना बेसिन है। हालांकि भारत सरकार ने बांग्लादेश के संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने पर कोई आधिकारिक टिप्पणी जारी नहीं की है। हालांकि नई दिल्ली में यह आशंका है कि इससे भविष्य के जल विवादों और 2026 में गंगा नदी संधि के नवीनीकरण के समय भारत की बातचीत की शक्ति कमजोर हो सकती है। तो ये खबर थी दोस्तों बांग्लादेश की, जहां पर लगातार भारत के खिलाफ साजिशें रची जा रही है, चाहे वो नेवी से जुड़ी हो, चाहे वो आतंकवादियों से जुड़ी हो, चाहे जल को लेकर युद्ध से जुड़ी हो। सारे हथकंडे अपना रहा है बांग्लादेश और उसकी खुलकर मदद कर रहा है अब पाकिस्तान। और इन सब के पीछे एक ही आदमी है और वो है मोहम्मद यूनुस, जो लगातार इन भारत विरोधी एक्टिविटीज को समर्थन दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपकी इस पर राय तो बनती है, जरूर कमेंट कीजिएगा। अगली और बेहतरीन खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर
G20 से भी भव्य होगा ब्रिक्स सम्मेलन, मोदी सरकार ने बनाया पूरा प्लान, 60 शहरों में होंगे प्रोग्राम। दोस्तों भारत अगले साल यानी 2026 में ब्रिक्स समिट की मेजबानी करने वाला है और उसके लिए सरकार ने भव्य योजनाओं का खाका तैयार कर लिया है। साल 2023 में G20 की शानदार मेजबानी के बाद अब सरकार की नजरें एक और वैश्विक मंच पर भारत की पहचान चमकाने पर है। जनवरी 2026 से भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने जा रहा है, जिसे लेकर सरकार जोर शोर से तैयारियों में लग गई है। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार का लक्ष्य दुनिया के सामने भारत को एक मजबूत, संस्कृति संपन्न और आत्मनिर्भर देश के रूप में पेश करना होगा। वहीं सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक ब्रिक्स की बैठकों का आयोजन देश के 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 60 शहरों में होगा। ठीक उसी तरह जैसे G20 के दौरान देश के कोने कोने में कार्यक्रम हुए थे, इस बार भी जन भागीदारी यानी लोगों की भागीदारी पर जोर रहेगा ताकि हर नागरिक को इस गर्व का हिस्सा बनाया जा सके। दोस्तों साल 2026 में होने वाले ब्रिक्स में कई गतिविधियां शामिल की जाएंगी, जैसे ब्रिक्स थीम वाला पतंग महोत्सव, दिवाली पर पर्यावरण अनुकूल दियों से ब्रिक्स लोगों की आकृति, शहरों में होलोग्राफिक प्रोजेक्शन, गणतंत्र दिवस पर विशेष टेबलों और यहाँ तक कि एयरलाइंस, मेट्रो, बसों और रेल में भी ब्रिक्स की झलक देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, देश के लोकप्रिय उत्सव जैसे केरल का बोट फेस्टिवल, ओडिशा का सैंड आर्ट फेस्टिवल और गोवा कार्निवल भी ब्रिक्स थीम से रंगे हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ बता दें इधर पाकिस्तान और तालिबान में तीसरी वार्ता भी हुई विफल दोस्तों, जिसके बाद तालिबान ने पाकिस्तान को दे दी खुली चेतावनी। बता दें अफगानिस्तान, तालिबान और पाकिस्तान के बीच हालात और खराब होते नजर आ रहे हैं। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में चल रही शांति वार्ता विफल हो चुकी है और दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे को खुले तौर पर चेतावनी दी है। तालिबान सरकार ने इस्लामाबाद को सीधे शब्दों में कह दिया कि वो अफगानिस्तान की जमीन पर किसी भी तरह का हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर ऐसा होता है तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान तालिबान ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना के भीतर बैठे अफगानिस्तान विरोधी तत्व जानबूझकर तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान तालिबान के आधिकारिक प्रवक्ता ने इस्तांबुल शांति वार्ता के विफल होने के बाद जारी बयान में कहा है कि इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान के इरादे नेक है, लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से शांति वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान इस्लामिक अमीरात अपनी पुरानी और सैद्धांतिक स्थिति को दोहराता है। वो किसी भी अन्य देश के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देगा और ना ही किसी अन्य देश को अफगानिस्तान की संप्रभुता, स्वतंत्रता या सुरक्षा को कमजोर करने देगा। अगर ऐसी कार्रवाई की जाती है तो इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। इससे पहले अफगानिस्तान तालिबान ने दोनों देशों के बीच शांति वार्ता आयोजित करने के लिए तुर्की और कतर को धन्यवाद भी दिया। लेकिन वहीं दोस्तों चौंका देने वाली रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि तालिबान से तनाव के बीच अफगानों को जबरदस्ती जेल में ठूस रही है पाकिस्तान की सेना। संयुक्त राष्ट्र ने जारी की है ये रिपोर्ट। दोस्तों डूरंड लाइन पर तालिबान के साथ जारी तनाव के बीच पाकिस्तान ने अपने देश में बैठे अफगानों को बड़ी संख्या में गिरफ्तार करना भी शुरू कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक सप्ताह में ऐसी गिरफ्तारियों की संख्या करीब 146% बढ़ गई है। रिपोर्ट में इसका मुख्य कारण पाकिस्तान में आने वाली सीमा को फिर से खोल देना बताया गया है। तो वहीं बता दें BLA की डर के वजह से शहबाज शरीफ ने जाफर एक्सप्रेस पर 3 दिन के लिए लगा दी ब्रेक। दोस्तों आखिर कब तक ऐसे ही चलता रहेगा मौत का सफर? बता दें पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। खुफिया अलर्ट के बाद पाकिस्तान सरकार ने जाफर एक्सप्रेस को 9 से 11 नवंबर तक के लिए सस्पेंड कर दिया है। यह फैसला तब लिया गया है जब एजेंसियों ने TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान और BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हमले की साजिश का इनपुट दिया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक दोनों आतंकी संगठन क्वेटा, झोब और बोलन सेक्शन में रेल ट्रैकों और यात्रियों को निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह आतंकी गुट पाकिस्तानी सेना और राजनीतिक काफिलों को कमजोर करने की रणनीति के तहत रेलवे का आसान टारगेट मान रहे हैं। दोस्तों सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के खुफिया इनपुट ने साफ कर दिया है कि TTP के स्लीपर सेल्स और BLA के लड़ाके मिलकर देश के संवेदनशील इलाकों में हमलों की तैयारी कर रहे हैं। इसी वजह से ये यानी रेल मार्ग पर बम विस्फोट और ट्रेन हाईजैकिंग के खतरे को देखते हुए जाफर एक्सप्रेस को रोकना पड़ा। दोस्तों ऐसा फैसला लेना पड़ा। साथ ही अगली खबर बता दें कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर फायरिंग करने वाले गैंग पर शिकंजा, कनाडा सरकार की बहुत बड़ी कार्रवाई। जी हां, कनाडा बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी बोले तो CBSA ने 3 विदेशी नागरिकों को उगाही गैंग चलाने के आरोप में देश से बाहर कर दिया। CBSA ने 78 अन्य ऐसे लोगों की भी पहचान कर ली है। पिछले कुछ समय में कनाडा में बिजनेसमैन के घरों पर फायरिंग की घटनाओं में तेजी आई है, जिसमें कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे
भी था। ऐसी घटनाओं के बाद ब्रिटिश कोलंबिया एक्सटॉर्शन टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ये कार्रवाई उसी के तहत की गई है। हालांकि डिपोर्ट किए गए किसी भी विदेशी नागरिक की पहचान उजागर नहीं की गई। सूत्रों के मुताबिक कनाडा सरकार द्वारा लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करने के बावजूद उसके गैंग की आपराधिक गतिविधियों में तेजी आई है दोस्तों। यानी कि आप कह सकते हैं कि कनाडा जो है धीरे धीरे लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कमर तोड़ता नजर आ रहा है दोस्तों। उगाही के आरोप में 3 को देश से बाहर कर दिया और अभी भी शक के घेरे में 78 लोग हैं। आपकी इस पर जो भी राय हो। साथ ही साथ बता दें, निज्जर मर्डर केस को लेकर भी खबर यह है कि एक रिपोर्ट ने बड़ी पोल खोल दिया दोस्तों। निज्जर मर्डर केस में ब्रिटेन ने कनाडा के खिलाफ उकसाया था। जी हां, भारत और कनाडा के बीच खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर जारी कूटनीतिक तनाव अब नए मोड़ पर पहुंच चुका है। ताजा खुलासा यह हुआ है कि इस पूरे विवाद की जड़ में ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी GCHQ एक सीक्रेट डोजियर थी, जिसने कनाडा को भारतीय एजेंसियों के खिलाफ कथित तौर पर सबूत सौंपे थे। यह जानकारी ब्लूमबर्ग ओरिजिनल्स की डॉक्यूमेंट्री इनसाइड द डेट्स दैट रॉक्ड इंडियाज रिलेशंस विद द वेस्ट में सामने आई है। TOI के मुताबिक डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है कि ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने कनाडा को इंटरसेप्टेड बातचीत का एक सारांश सौंपा था, जिसमें 3 खालिस्तानी चेहरों हरदीप सिंह निज्जर जो कनाडा का था, अवतार सिंह खांडा जो ब्रिटेन से जुड़ा था, वहीं गुरुपतवंत सिंह पन्नू जो अमेरिका से जुड़ा था, उसको संभावित टारगेट बताया गया था। ब्लूमबर्ग के अनुसार इन वार्तालापों में शामिल लोग कथित रूप से भारतीय सरकार की ओर से काम कर रहे बताए गए। अगली खबर बता दें, पश्चिम अफ्रीका के देश माली में अलकायदा और ISIS का आतंक, 5 भारतीयों का किया अपहरण दोस्तों। पश्चिम अफ्रीकी देश माली में आतंकवादी हिंसा इन दिनों बढ़ती जा रही है। अधिकारियों ने शनिवार को पुष्टि की है कि देश में अलकायदा और ISIS से जुड़े आतंकवादी समूहों की बढ़ती हिंसा के बीच 5 भारतीय नागरिकों का अपहरण किया गया है। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक गुरुवार को पश्चिमी माली के कोबरी क्षेत्र के पास कुछ हथियारबंद लोगों ने इन भारतीयों का अपहरण कर लिया। सभी एक कंपनी में काम करते थे जो स्थानीय बिजली परियोजनाओं पर काम कर रही थी। कंपनी के एक प्रतिनिधि ने AFP को बताया कि बाकी सभी भारतीय कर्मचारियों को अब राजधानी बमाको पहुंचा दिया गया है। अभी तक किसी भी समूह ने इस अपहरण की जिम्मेदारी नहीं ली है दोस्तों। कंपनी के प्रतिनिधि ने कहा कि हम 5 भारतीय नागरिकों के अपहरण की पुष्टि करते हैं। उन्होंने आगे बताया कि कंपनी के अन्य भारतीय कर्मचारियों को राजधानी बमाको पहुंचा दिया गया है। साथ ही बता दें, रशियन आर्मी में काम कर रहे इतने भारतीयों की रिहाई की मांग विदेश मंत्रालय ने दे दी अहम सलाह दोस्तों। भारत ने रूसी सेना में मौजूदा वक्त में काम कर रहे 44 भारतीय नागरिकों की तत्काल रिहाई की मांग कर दी है। इसके अलावा मॉस्को से अपने मिलिट्री रैंक्स में भारतीयों की भर्ती बंद करने की गुजारिश की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इन आंकड़ों की पुष्टि की है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने कहा कि सरकार रशियन अधिकारियों और अफेक्टेड लोगों के परिवारों दोनों के संपर्क में है। उन्होंने भारतीय नागरिकों की जिंदगी के लिए गंभीर जोखिम का हवाला देते हुए इस तरह की भर्ती के प्रस्तावों को स्वीकार न करने की सलाह भी दी है दोस्तों। जायसवाल जी ने जोर देकर कह दिया कि नई दिल्ली ने मॉस्को के साथ बार बार इस मुद्दे को उठाया है और इन लोगों की जल्द रिहाई और इस प्रैक्टिस को खत्म करने की मांग भी की है। साथ ही आपको बता दें, इंडियन आर्मी की सप्त शक्ति कमान क्यों जा रही है आखिरकार जयपुर। 10 और 11 नवंबर को आखिर होने क्या वाला है। बता दें, देश में सुरक्षा स्थिति को और मजबूत करने के लिए भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान 10 और 11 नवंबर को जयपुर सैन्य स्टेशन पर एक समग्र राष्ट्र दृष्टिकोण यानी होल नेशन अप्रोच विषय पर 2 दिवसीय सुरक्षा तालमेल संगोष्ठी का आयोजन करने जा रही है। इस सेमिनार में नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज बोले तो क्लॉज भी सहयोग करेगा। राजस्थान के जनसंपर्क अधिकारी PRO के अनुसार इस विचार की संकल्पना सप्त शक्ति कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने की थी। इस संगोष्ठी का उद्देश्य सशस्त्र बलों, नागरिक प्रशासन, उद्योग और शिक्षा जगत के बीच तालमेल को बढ़ावा देना है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक एकीकृत ढांचा विकसित किया जा सके। अगली खबर की बात करते हैं, जहां चीन का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान नेवी में हुआ शामिल। हिंद महासागर से ताइवान तक बढ़ेगा चीन का दबदबा दोस्तों। भारत के लिए कैसे है ये चुनौतियां, बता दे चीन ने अपना नया और अब तक का सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान आधिकारिक तौर पर नौसेना में शामिल कर लिया है। ये घोषणा चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने दी है। राष्ट्रपति जिनपिंग ने 5 नवंबर को हाईनान प्रांत में आयोजित एक समारोह में फुजियान को नौसेना को सौंप दिया। उन्होंने जहाज पर जाकर उसका निरीक्षण भी किया। फुजियान चीन का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है। यह जहाज पूरी तरह चीन में ही डिजाइन और बनाया गया है। इससे पहले 2 एयरक्राफ्ट कैरियर लियानोंग और शानडोंग रशिया की डिजाइन पर बने थे। फुजियान एक सुपर मॉडर्न कैरियर है जिसमें इलेक्ट्रिक सिस्टम बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया गया है। इस पर J-35 स्टेल्थ फाइटर भी तैनात किए जाएंगे, जिससे ताइवान से लेकर हिंद महासागर तक चीन का दबदबा बढ़ेगा। साथ ही साथ आपको बता दें, आटे की किल्लत से दहला पाकिस्तान। 24 घंटे में बाजार हुआ खाली 1 बोरी आटे की कीमत दुगनी। तंदूर मालिकों का गुस्सा
गुस्सा फूटा दोस्तों पाकिस्तान के रावलपिंडी और इस्लामाबाद में। अचानक गहराए आटे के संकट ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पंजाब फूड डिपार्टमेंट द्वारा गेहूं की सप्लाई पर रोक लगाने के बाद दोनों शहरों में फ्लोर मिलों ने आटा वितरण बंद करने की घोषणा कर दी है। शुक्रवार रात से ही डीलरों, तंदूर मालिकों और किराना व्यापारियों के ऑर्डर रद्द कर दिए गए हैं, जिससे बाजारों में तुरंत कमी महसूस की गई। फ्लोर मिल एसोसिएशन ने सरकार पर निशाना साधा। रावलपिंडी फ्लोर मिल एसोसिएशन ने आपात बैठक कर सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना की। एसोसिएशन के संरक्षक प्रमुख शेख तारिक सादिक ने कहा कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद पूरी तरह पंजाब की गेहूं सप्लाई पर निर्भर है। यदि परमिट तुरंत बहाल नहीं किए गए तो आटे का उत्पादन ठप हो जाएगा और संकट और गहरा जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यह स्थिति मानवता संकट का रूप ले सकती है अगर सरकार ने तुरंत कार्रवाई नहीं की तो। जी हां, अगली खबर बता दें। तेज प्रताप यादव की बड़ी सुरक्षा, गृह मंत्रालय ने दी Y+ सिक्योरिटी, सीआरपीएफ रहेगी तैनात। दोस्तों बिहार चुनाव के बीच तेज प्रताप यादव की सुरक्षा को लेकर बड़ी खबर है। इस बीच तेज प्रताप यादव की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तेज प्रताप यादव को गृह मंत्रालय ने Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दे दी है। गृह मंत्रालय के इस फैसले के बाद तेज प्रताप यादव की सुरक्षा अब सीआरपीएफ के हाथों में होगी। बिहार चुनाव के बीच इन दिनों तेज प्रताप यादव और बीजेपी सांसद रवि किशन की मुलाकातें भी चर्चा में बनी हुई है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और रवि किशन की मुलाकात कल भी हुई थी और आज भी हुई है। ये मुलाकातें कोई इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने खुद इन मुलाकातों के बारे में जानकारी दी है कि वे 2 दिनों के भीतर दूसरी बार मिले हैं। आज की मुलाकात के दौरान रवि किशन ने तेज प्रताप के कान में कुछ कह दिया, फिर रवि किशन ने हर हर महादेव का नारा लगाया। रवि किशन ने यह भी कहा कि महादेव शंख नाद साथ में ही होगा। जी हाँ, आखिर क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या रिजल्ट आने के बाद तेज प्रताप अपनी पार्टी के साथ एनडीए के साथ जुड़ेंगे? क्या है इस पर आपकी राय दोस्तों, जरूर लिखकर बताइएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां बिहार में सड़क पर मिली वीवीपैट पर्चियां, चुनाव आयोग ने एआरओ को किया सस्पेंड, एफआईआर दर्ज करने के दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, बिहार के समस्तीपुर जिले में शनिवार को सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र के केएसआर कॉलेज के पास सड़क किनारे भारी संख्या में ईवीएम से निकलने वाली वीवीपैट पर्चियां बिखरी हुई मिली। राष्ट्रीय जनता दल ने इसको लेकर चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निर्वाचन आयोग की साख पर सवाल उठा दिए। आरजेडी ने एक्स पर पोस्ट किया, समस्तीपुर के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र के केएसआर कॉलेज के पास सड़क पर भारी संख्या में ईवीएम से निकलने वाली वीवीपैट पर्चियां फेंकी मिली हैं। कब, कैसे, क्यों, किसके इशारे पर इन पर्चियों को फेंका गया है? क्या चोर आयोग इसका जवाब देगा? क्या यह सब बाहर से आकर बिहार में डेरा डाले लोकतंत्र के डकैत के निर्देश पर हो रहा है? ये आरजेडी का कहना था दोस्तों। हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित सहायक रिटर्निंग ऑफिसर एआरओ को लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया है। साथ ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के भी निर्देश दिए हैं। जी हां, साथ ही समस्तीपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी को घटनास्थल पर जाकर जांच करने और रिपोर्ट सौंपने का भी आदेश दिया गया है दोस्तों। हालांकि विपक्षियां एक भी मौका नहीं छोड़ती कटाक्ष करने में और चुनाव आयोग के जैसे कि पीछे ही पड़ गई है विपक्षी पार्टियां बिहार में। आपकी जो भी राय हो दोस्तों जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।